हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था, राइट। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वो थोड़ा सा अपन जो है यहाँ पे समड अप कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। ना दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बताया था दैट इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सबसे पहले तो मैंने बताया था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 31 बोलता है दैट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, राइट, and there is some uncertain event which is collateral to the contract, right. All those contracts are called as what, contingent contract। इसका मतलब क्या हो गया था, हमने सिंपल समरी में क्या बताया था, यस, कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या हो, कंडीशनल हो, क्या हो, कंडीशनल हो, और कंडीशन के साथ साथ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बट एवरी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, वहां पे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और ये कहां पे बताया गया था दोस्तों, दैट इज सेक्शन नंबर 31 पे। तो सेक्शन 31 बोलता है, अगर अपन स्प्लिट अप करते हैं, दैट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, राइट, टू डू और नॉट टू डू। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव असर्शन और निगेटिव असर्शन, करने के लिए या ना करने के लिए, राइट। एंड देयर इज सम अनसर्टेन इवेंट, देयर हैज टू बी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट व्हिच मस्ट बी अनसर्टेन, इट शुड नॉट बी सर्टेन, तो व्हिच मस्ट बी अनसर्टेन, राइट। एंड इसके बाद क्या बोलते हैं, दोज अनसर्टेन इवेंट्स मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यस और नो। कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, पर साथ ही साथ इंडिपेंडेंट टू अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट टू द अनसर्टेन इवेंट, राइट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी अनसर्टेन इवेंट हो रहे हैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इट शुड नॉट बी dependent, right, the contract should not be dependent, and those uncertain events must not under the control of the will of promisor। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यही बात की थी, यस और नो, यस। तो मैंने क्या क्या बोल दिया कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, और ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या था, कंडीशन था, कंडीशन पे क्या था, अनसर्टेन इवेंट था। एंड ये जो अनसर्टेन इवेंट है, इट शुड बी लिंक्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट शुड बी एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड तीसरा क्या बोलता है कि दैट अनसर्टेन इवेंट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द प्रोमिसर। बस इतना सा चीजें अगर याद रखा तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। क्लियर और नॉट क्लियर, दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने पूरा जो है ये पिछले सेशन पे कवर कर लिया था ना। आज का सेशन बोलता है दोस्तों, आज के सेशन पे जो हमको डिस्कस करना बोलता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या हम कोर्ट तक ले जा सकते हैं क्या। अगर कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बात जमती नहीं है बिकॉज ऑफ राइट्स और बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन, तो क्या इस केस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, राइट। यस, तो व्हेन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स, तो नंबर 1 सबसे पहला ये पूछ रहा है कि क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है, यस एब्सोल्युटली। दूसरा बोलता है अगर किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है, व्हेन कैन बी एनफोर्स्ड, राइट। तो ये जो आज डिस्कस करने वाले, इस पे ये डिस्कशन नहीं है कि इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन 100% किया जा सकता है क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कवर कर दिया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट होना चाहिए, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए, राइट, एंड इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड नंबर 5 दैट अनसर्टेन इवेंट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ प्रोमिसर। ये 5 चीजें अगर दिमाग में फिट कर लिया तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो। तो हम बोलते हैं ठीक है, ओके, ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कोई भी बात गड़बड़ा गई तो इसे कोर्ट तक ले जाया जा सकता है क्या, बोले हाँ साहब ले जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा बोलता है कि ले जाया जा सकता है साहब, कब ले जाया जा सकता है, तो चलिए आ जाइए देखते हैं कब ले जाया जा सकता है।
तो रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, इन्फोर्समेंट। नाउ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं पढ़ने वाले कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है या कैसा होता है, तो वो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया था। आज के सेशन में अपन कवर करने वाले क्या उसे कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, क्या उसे कोर्ट पे घसीट कर इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को ले जाया जा सकता है। ओके चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1 पहला बोलता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अगर सिचुएशन ये हो रही है, क्या हो रही है, अच्छा ये तो मैंने बता दी थी किन किन सिचुएशन में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होएगा। यस, क्या पहला तो क्या बताया था, हैपनिंग ऑफ इवेंट हो, क्या बोला मैंने, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब चलो कल का ही एग्जांपल लेते हैं और इस सिचुएशन को उसी में कवर करके देखते हैं, ठीक है, चलेगा। ओके पहला आता है दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन। कल एग्जांपल क्या लिया था कि मान लो ए है और बी है। ए ने बोला बी से मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप सी से मैरिज करते हो। तो ये मैरिज जो है, राइट, मैरिज करना, शादी करना बी का सी से, तो आगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स लगा के देख लेते हैं कि भैया ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा, पर उसके लिए कंडीशन है। कब, क्या कंडीशन, कि बी ने सी से मैं शादी करनी पड़ेगी। बोले साहब ठीक है, अच्छा ये शादी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट है। तो और ये इवेंट कौन सा है, अनसर्टेन इवेंट है, जरूरी नहीं को शादी करेगा ही, बट अगर वो शादी कर लेता है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो कंडीशन भी आ गई और दूसरा अनसर्टेन इवेंट भी आ गया, एंड दैट अनसर्टेन इवेंट इज वेरी मच इंडिपेंडेंट दो लिंक्ड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी कंडीशन पे बन रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा ये लिंक्ड है। बट 1 लाख का पेमेंट और शादी की बात, ये दोनों अलग अलग चीज है। बी का मन करेगा तो करेगा शादी, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा शादी, आपके पेमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। पर हाँ ये एक चीज क्लियर है कि अगर शादी कर लिया तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा 1 लाख रुपए पे करने का। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो बी का शादी करना एक बात है और ए ने बी को 1 लाख रुपए देना ये दूसरी बात है। पर ये बात पक्की है कि 1 लाख तभी दिया जाएगा जब शादी कर लेगा बी, है ना। तो ये जो 1 लाख रुपए अपन दे रहे हैं, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ओके, तो मान लेते हैं बी ने सी से शादी कर ली। ओके, अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान समझना। अब बी ने सी से शादी कर ली, अब मैं ये बोलता हूं क्या बी से सी, जैसे बी सी से शादी कर लेता है, क्या उसके बाद देयर आफ्टर ए ने बी को पेमेंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा क्या? यस, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या थी, कंडीशन थी दोस्तों, है ना। तो इसने जो है जैसे शादी की तो अब बी के पास राइट आ गया 1 लाख रुपए लेने का और ए के पास लीगल ऑब्लिगेशन आ गया 1 लाख रुपए देने का। अब मेरी बात यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब बोलता है कि अगर ए बोल देता है कि भैया मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, तो क्या अब बी के पास राइट है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का? हाँ, लॉजिकली अगर आप सोचो तो होना चाहिए, बट चूंकि सेक्शन में भी होना जरूरी है ना। तो ये देखिए सेक्शन नंबर 32 बोलता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो टू डू हो और नॉट टू डू हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो ये मैरिज का होना यहाँ पे जरूरी, तो हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन, तो कहने का मतलब अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन, तो ये हैपनिंग हुआ, अनसर्टेन इवेंट है और इसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बात समझ में? यस, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन नंबर 32 ने बोल दिया। अब दूसरा बोलता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब क्या हो गया, अगर मैं अब 33 की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक नई वर्ड आ गई, क्या, नॉन हैपनिंग। मतलब एग्जांपल मैं यही ले लूं दोस्तों, एग्जांपल मैं यही ले लेता हूं, बट इस बार एग्रीमेंट कैसा बना होगा कि ए जो है बी को 1 लाख रुपए देगा अगर बी सी से शादी नहीं करता, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। चूंकि अनसर्टेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ए बी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन तब आ जाएगा, ए के पास लीगल ऑब्लिगेशन तब आ जाएगा जब ये बी जो है सी से शादी नहीं करेगा, एज पर सेक्शन नंबर 33। तो अगर वो नहीं करता है और इसके लिए आप 1 लाख दे रहे हो तो भी ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कवर होता है सेक्शन नंबर 33 पे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है दोनों ही केस में, यस। बात ये आती है साहब रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट,
इसे कोर्ट पे कब ले जाया जा सकता है। तो अगर मैं पहले वाले सिचुएशन बोलूँ, नंबर 1 सिचुएशन पे, नंबर 1 याद है यहाँ पे बात की गई थी बी सी से शादी करेगा तो ए जो है बी को 1 लाख रुपए देगा। अब मान लो ए ने बी को 1 लाख रुपए नहीं दिया शादी करने के बाद, क्या होगा? क्या बी केस कर सकता है? यस कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेक्शन नंबर 32 में, सेक्शन नंबर 32 के केस में जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में आप कोर्ट पे केस तब ले जा सकते हो आफ्टर हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस, आफ्टर हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और सेक्शन नंबर 33 में केस कब ले जा सकते हो? आफ्टर नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो ये जो अनसर्टेन इवेंट था ये नॉन हैपनिंग हो जाए। नॉन हैपनिंग मतलब अभी ना हो सर, आज ना हो, कल तो हो सकता है, नहीं कल भी नहीं हो सर, परसों भी हो सकता है, नहीं नरसों हो गया सकता, कभी तो होएगा नहीं सर। इस नॉन हैपनिंग का मतलब है इम्पॉसिबल हो जाए। बोले सर इम्पॉसिबल हो गया तो वाइड एग्रीमेंट, ना 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 ना। वाइड एग्रीमेंट मतलब क्या? एट द इनिशियल था क्या? नहीं था, पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में इसने बोला कि मैं नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो, जान से मार दो तो भी शादी नहीं करूंगा साहब, अब इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल क्या हो गया? देयर आफ्टर बी डाइज और सी डाइज, इम्पॉसिबल। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, जब तक ये इम्पॉसिबल का स्टेटस नहीं आएगा। सर इम्पॉसिबल वो इनिशियल नहीं, इनिशियल वाला नहीं, पहले एकदम बराबर था कि हाँ भाई अनसर्टेन इवेंट था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। देयर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, इसके बाद कुछ ऐसी चीज हो जाए कि अब ये आपको लगे कि अब ये इम्पॉसिबल हो गया, अब ये नहीं करेगा। बी मर गया, बी हैंडीकैप्ड हो गया, कुछ भी हो गया, बी ने मना कर दिया, सी ने मना कर दिया, सी ने किसी और से शादी कर लिया, बी ने किसी और से शादी कर, कुछ भी सिचुएशन हो, मतलब अब ये लग जाए कि नहीं अब ये शादी मुमकिन नहीं है। इस केस में मेरी बात ध्यान समझना, अब इसने बोला था नॉन हैपनिंग, भैया नहीं किया, किसी भी तरीके से इसने टाल मटोल कर दिया कि भैया शादी नहीं करे। ओके, अब मान लो बी ने डी से शादी कर लिया, सी से नहीं किया, तो क्या अब ए ने बी को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा? यस, एज पर सेक्शन 33 वाला केस, जो सेकंड केस बताया था कि भैया नहीं होगी शादी। अब उसने नहीं की शादी तो ए ने बी को 1 लाख रुपए देना चाहिए। तो अब आफ्टर नॉन हैपनिंग, क्या अगर ए बी को मना कर देता है पेमेंट्स, क्या बी सू कर सकता है? यस, बी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पर दोस्तों इन दोनों केस में क्या, अगर हैपनिंग वाला है जहां पे बी सी से शादी करना चाहता है, तो बी ने जब तक सी से शादी नहीं की है, ध्यान से समझना, क्या उसके पहले तक ए या बी में से कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है क्या? नहीं। ये बोल रहे साहब कोर्ट का दरवाजा आप तभी खटखटाओगे पहले वाले सिचुएशन पे जब हैपनिंग है, जब वो हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता तो ही अब दरवाजा खटखटाओ। उसने शादी अभी तक नहीं की है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इस पे कोई भी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरे वाले केस में क्या बोला? बी ने सी से शादी नहीं करेगा तो आपको 1 लाख रुपए देना है। तो बी जब तक स्टेटस इम्पॉसिबिलिटी वाला नहीं आ जाता है, अरे बात समझ, अगर बी सी से शादी नहीं किया है, बी सी से शादी नहीं किया है, तब तक इसमें आप 1 लाख रुपए की डिमांड नहीं कर सकते हो कोर्ट के पास जाके। पर बी बोल रहा है ना, बी अभी लटका रहा है, चल अभी शादी नहीं कर रहे, अगले साल शादी नहीं कर रहे, फिर और शादी नहीं कर रहे। अब मैं बोला ऐसा, मैं 2 साल तक शादी नहीं किया, अभी तू मेरा 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है। तूने बोला था कि मैं 1 लाख दूंगा अगर तू उससे शादी नहीं करूँगा, 2 साल हो गए मैं शादी नहीं किया, टरका रहा हूँ, लटका रहा हूँ उसको। बोले नहीं साहब मैं दे दिया 1 लाख, इसके बाद तुम शादी कर सकते हो। बोले नहीं दूंगा। बोले ऐसे कैसे नहीं देगा, 2 साल तक मैंने लटकाया है, अभी पैसा दे। बोला नहीं दूंगा। बोले कोर्ट पे चल। बोले चलो, कोर्ट के पास गई बात, कोर्ट ने बोला पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये नॉन हैपनिंग का मतलब क्या है, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता है प्रोमिसर कि अब ये शादी इम्पॉसिबल है, तब तक आप उससे 1 लाख रुपए का डिमांड नहीं कर सकते। पिक्चर क्लियर है? यस। तीसरी सिचुएशन आती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग, अगेन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। यहां पे एक वर्ड आ गया, विद इन फिक्स्ड टाइम। सेम सिचुएशन, ए बी बोलता है 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी से शादी करोगे। हैपनिंग लिखा ना, हाँ हैपनिंग मतलब शादी करोगे, मैरिज, बट उसके साथ एक चीज आ गई, विद इन फिक्स टाइम मतलब विद इन 6 मंथ्स।
अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि भैया टाइम फिक्स हो गया अब यहाँ पे। तो अगर बी सी से शादी कर लेता है विद इन 6 मंथ्स में, तब इस केस में ए की लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगी 1 लाख देने की। पर अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देता है तो बी जो है अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। क्लियर? बट जब तक ये 6 मंथ नहीं बीत जाता, इसके पहले ए या बी में से कोई भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। पिक्चर क्लियर? यस। शादी इसने की पर 6 महीने के बाद की, तो भी ए और बी अब इनफोर्सेबल नहीं होगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो थर्ड कंडीशन इज वेरी क्लियर कि अगर आपका एग्रीमेंट इस थर्ड कंडीशन के बेसिस पर बना हुआ है, थर्ड क्लॉज मतलब सेक्शन नंबर 34 के हिसाब से बना हुआ है, तो अगर आपका एग्रीमेंट 32 के हिसाब से बना है तो कॉन्सिक्वेंस अलग होगा एनफोर्समेंट का, 33 के हिसाब से बना है तो इन्फोर्समेंट का कॉन्सिक्वेंस अलग होगा, 34 के हिसाब से बना है दोस्तों तो कॉन्सिक्वेंस इन्फोर्समेंट का अलग होगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो 6 महीने के बाद भी शादी किया तो भी इन्फोर्समेंट नहीं आएगा। 6 महीने जब तक बीत नहीं जाता है तब तक आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हो। तो इन्फोर्समेंट होगा कब दोस्तों? जब शादी उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हो जाएगी, हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड time period, right? Then only if A refuse to make payment to B, then B can go to court for demanding that 1 lakh rupees. I hope I am clear. Yes. And the fourth point is दोस्तों same, contingent contract dependent on non-happening of specified uncertain event within fixed time. Non-happening आ गया, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, B C से शादी नहीं करेगा। कब तक? मैंने बोल दिया 6 महीने तक। बस तू 6 महीने तक शादी मत कर। तो अगर तुम 6 महीने तक शादी नहीं कर रहे, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। ए ने बी को बोला कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम जो है सी से बस 6 महीने तक शादी मत करो, उसके बाद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो 6 महीने तक शादी नहीं किया तो जैसे ही 6 महीना बीत जाएगा, क्या 1 लाख रुपए की डिमांडिंग हो जाएगी? यस, लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए। और इसके बावजूद अगर आप 1 लाख रुपए पे नहीं करोगे तो बी जो है कोर्ट का दरवाजा दोस्तों खटखटा सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बी अगर सी से शादी करता है, हैपनिंग होता है, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड टाइम, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर ये 6 महीना जब तक नहीं बीता, समझ में आ रहा है? शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, नहीं करना, नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, और 6 महीने के अगर उसने इस क्लॉज में अंदर शादी कर ली तो फिर जो है ए अपने लीगल ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाएगा। अब वो 1 लाख रुपए नहीं देगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है ये दोस्तों? यस। एंड द लास्ट पॉइंट आता है, सिचुएशन ये बनती है, ए ने बोला बी से कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम सी से शादी कर लो, और शादी के 1 महीने बाद आप पापा बन जाओ। बायोलॉजिकल फादर, राइट? यस, बायोलॉजिकल फादर, पापा बन जाओ। 1 महीने, क्या बात कर सब, 9 मंथ्स तो बायोलॉजिकल पीरियड है जो साइंस ने डिसाइड होना। नहीं साहब, ये 1 महीना, 1 महीना मतलब 1 महीना। बोले साहब गोद लेना हो, गोद नहीं साहब, ये सी और ए, बी और सी का ही बच्चा होना चाहिए। आपने बी और सी से ही आपने पापा बनना है। अरे बात समझ में? हाँ। कैसे पॉसिबल है साहब? नहीं होएगा, इम्पॉसिबल है साहब। तो अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, यस, डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, देन दैट एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। ये एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो ये 5 सेक्शंस बहुत सिंपल से सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 32, 33, 34, 35 एंड 36। पिक्चर क्लियर है? यस। अब आ जाइए सिचुएशन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। नॉर्मली मैंने सारा आपको बता ही दिया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस अंटिल अनसर्टेन इवेंट हैज हैपेंड। ये 32 में ये बोला, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी और तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड। इस केस में, कौन से केस में? 32 के केस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्तों? इम्पॉसिबल हो गया, इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। जैसे ए ने बी को बोला
कि बी तुम सी से शादी कर लो, जैसे तुम शादी करो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। बी मर गया दोस्तों, इस केस में क्या हो गया, बी मर गया ना, बी मर गया तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल। अब बी शादी नहीं कर सकता सी से, क्योंकि बी रहा ही नहीं। ये सी मर गए तो बी सी से शादी नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा। 32 में याद रखिएगा, वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर यहां पे इम्पॉसिबल होगा तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? यस, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ना, यहां पे एक सिचुएशन समझते हैं। अमिताभ कॉन्ट्रैक्टेड ऐश्वर्या टू पे ₹1 करोड़ इफ शी मैरिड विद अभिषेक। इसमें थोड़ा सा बहुत बढ़िया सा क्लासिक एग्जांपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिएगा। अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस आ गया, मैं मान लूंगा। अमिताभ कॉन्ट्रैक्टेड ऐश्वर्या टू पे ₹1 करोड़ इफ शी मैरिड विद अभिषेक। प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरा, यस और नो? यस। अभिषेक डाइड विदाउट बीइंग मैरिड टू ऐश्वर्या। इन लो, अब जब ये हो गया तो इस केस में क्या होगा, वेदर इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो दो क्वेश्चन पूछे, क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था? यस, द आंसर इज यस, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बट नाउ चूंकि अब अभिषेक बच्चन ही नहीं रहा, मतलब ये क्या हो गया, सीज टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइड का मतलब इम्पॉसिबल हो गया, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पहले वैलिड था बट बाद में क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, यस इट वाज अर्लियर अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ इट इज नॉट, हेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। क्योंकि अब ये क्या हो गया, पहले कंटीजेंट था, अब क्या हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिकॉज सी कैन नेवर गेट हिज लाइफ बैक वंस डेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ दोस्तों, एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट वैलिड था। देयर आफ्टर अभिषेक बच्चन डाइड, राइट, दैट कॉन्ट्रैक्ट which was earlier valid now becomes void. So same situation लेते हैं, by referring existing situation, suppose if Abhishek has not died, okay, जिंदा है वो, चलो मैंने जिंदा कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड इफ अमिताभ रिफ्यूज टू पे टू ऐश्वर्या आफ्टर ऐश्वर्या गेटिंग मैरिड विद अभिषेक? ओहो, तो अब क्या हो जाएगा, हाँ चलो इसको कोर्ट में ले चलो, उधर ही सू करेंगे, राइट, और पूरा पैसा लेंगे उससे। 1 लाख रुपए ऐश्वर्या जो है अमिताभ बच्चन से कोर्ट पे सू करके ले लेगी। यस, इट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टेन इवेंट एंड सच अनसर्टेन इवेंट इज इंडिपेंडेंटली हैपन। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी, ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी अपने मन से की थी। वहाँ पे अमिताभ बच्चन की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। अमिताभ बच्चन का विल काम नहीं करेगा, प्रोमिसर का विल काम नहीं करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, हो सकता है ना। अभी इसमें 33 में आ जाओ। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विद सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ एन अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, हमने बोला शादी नहीं करनी चाहिए, देन इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली। कब इन्फोर्स होगा? जब उसने एक्चुअल में क्या हो जाए, वो इम्पॉसिबल। क्लियर नॉट क्लियर? यस, एज देन दैट इवेंट कैन नॉट हैपन। इस केस में वाइड होगा, क्या बोलो जरा फटाफट से। हाउएवर इफ द इवेंट हैपेंस और डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? यहाँ पे इम्पॉसिबल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इवेंट के होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो रहा है, या तो इम्पॉसिबल नहीं हुआ इसलिए वाइड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस, उसने बोला था, क्या बोला कि भाई शादी अगर नहीं होगी तो ही मैं 1 लाख दूंगा, तो अगर शादी कर ली, इवेंट हैपेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। आगे बात समझ में? यस, तो अगर वो बोल रहे नहीं करोगे तो ही मैं 1 लाख रुपए दूंगा और तुमने कर ली और फिर 1 लाख भी मांगोगे, नहीं साहब नहीं चलेगा, शादी कर ली, जाओ मजे करो, 1 लाख नहीं मिलेगा। पिक्चर क्लियर? यस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वाइड। पहले वैलिड था, अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो सेक्शन 32 में कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड हो रहा है दोस्तों? जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है। करना था, नहीं कर पाए, इम्पॉसिबल हो गया। यस नो? यस, हैपनिंग ऑफ इवेंट था ना, वहां बोला था बी सी से शादी कर लो। यस नो? तो बी ने सी से शादी कर लिया, तो अब बात आ जाएगी पैसे की, देना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यहाँ पे बोला था बी तुम सी से शादी नहीं करो तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो अब अगर यहाँ पे बी सी से शादी कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और वहां पे अगर बी सी से शादी नहीं कर पाया, बी डाइड मर गया, राइट, या इधर बी डाइड और सी डाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। वहां पे अगर नॉन हैपनिंग था नॉन हैपनिंग हो गया तो वाइड है, और यहाँ पे नॉन हैपनिंग है और अगर हैपनिंग हो गया तो वाइड है। पिक्चर क्लियर? 32 क्या बोल रहा है,
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो हैपनिंग था और एक्चुअल में क्या हो गया, नॉन हैपनिंग या इम्पॉसिबल, वाइड हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या है, नॉन हैपनिंग है, क्या हो गया, हैपनिंग, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ उल्टा एकदम समझना। इलस्ट्रेशन, A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return। क्या बोला, A ने बोला B को, मैं तुमको मान लो 50,000 रुपए देता हूं, बट ये जो शिप है, क्या है, शिप है, ये वापस नहीं आना चाहिए। तो ये सपोज मान लो शिप कहीं से आ रही थी, बोले ये जो शिप है ये इंडिया में नहीं आना चाहिए, इधर इंडिया में नहीं आना चाहिए, तभी मैं दूंगा। तो अब ये बोलते हैं शिप डूब गया, अब शिप डूब गया, बढ़िया है, तो कंडीशन क्या हो गया, जो नॉन हैपनिंग वाला था वो सेटिस्फाई हो गया। यस और नो, यस, नॉन हैपनिंग वाला सेटिस्फाइड हो गया, नॉन हैपनिंग वाला सेटिस्फाइड, तो 50,000 रुपए उसको देना पड़ेगा। बट अगर आ जाती, इवेंट हैपनिंग हो जाता, नॉन हैपनिंग है बट इवेंट क्या हो जाता है, हैपनिंग हो जाता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता दोस्तों, वाइड हो जाता। आई होप आई एम क्लियर। यस, फिर 50,000 रुपए नहीं मिलता, आप उसको केस नहीं कर सकते थे कोर्ट में। क्लियर है, यस, बहुत बढ़िया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स, है ना। तो वंस द शिप सिंक्स, डूब गई, मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल, आ गया बात समझ में, यस, तो फिर इन्फोर्स कर सकते हो। और अगर आ गई, हैपनिंग हो जाता, नॉन हैपनिंग था और हैपनिंग हो जाता, तो क्या हो जाता दोस्तों, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। बहुत बढ़िया। देखिए जरा, अमिताभ कॉन्ट्रैक्ट विद गुलशन टू पे ₹1 करोड़। अमिताभ ने बोला मैं तुमको 1 करोड़ पे करूंगा अगर इफ शिप डज नॉट रिटर्न टू मुंबई एंड गेट संक, मुंबई वापस ना आए और डूब जाए, मतलब उसने स्पेसिफाइड बोला कि आना नहीं चाहिए और डूब जाना चाहिए, तो ही मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। वेदर इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा वाला, कौन सा वाला, जल्दी बोलो फटाफट से। यस 32 एंड 33, तो 33 वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, तो 33 आएगा, नॉन हैपनिंग वाला है ना, नॉट रिटर्न मतलब नॉन हैपनिंग होना चाहिए। ओके, केस 1 देखो, मुंबई ये है, सिडनी ये है, ऑस्ट्रेलिया, शिप आ रहा है, और अब बताओ शिप आ गया, इस केस में शिप आ गया, डूबा नहीं, आ गया, इसने बोला था डूब जाना चाहिए, नॉट रिटर्न डूब जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। वाइड क्या, कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में अमिताभ बच्चन ने अब गुलशन कुमार को कोई भी 1 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये केस जो है इन्फोर्सेबल है। ओके ग्रेट। केस नंबर 2, मुंबई सिडनी आ रहा था, देखो क्या हुआ, आग लग गई और डूब गया। Now, question पूछता है when it can be enforced by Gulshan if Amitabh will not make payment. When it can be, कब हो सकता है दोस्तों, enforce कब होगा, पहले वाले केस में तो वाइड हो जाएगा, क्या सेकंड वाले केस में इन्फोर्स कर सकता है, यस सेकंड वाले केस में इन्फोर्स हो जाएगा। कैन इट बी इन्फोर्स्ड बिफोर इट गेट संक्ड, नहीं डूबने के पहले नहीं, डूबने के पहले नहीं, जब डूब जाएगा तब, तो नो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। अगर डूब गया ना, डूबने के पहले अगर इन्फोर्स कर दिया तो वो वाइड हो जाएगा, बट अगर डूबने के बाद, कैन इट बी इन्फोर्स्ड एट और आफ्टर इट गेट्स संक, यस इन्फोर्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्तों। नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग, अगेन हैपनिंग आ गया, और क्या बोल रहा है अब, विद इन फिक्स्ड टाइम आ गया, तो एक्चुअल में वाइड कब हो जाए, जब नॉन हैपनिंग या इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट कब, विद इन दैट फिक्स्ड टाइम। आ रहा है बात समझ, यस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम, नॉन हैपनिंग हो गया तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। देखिए जरा, इफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज हैपेंड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, करेक्ट, तो फिर आप इन्फोर्स कर सकते हो विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम। बट एक बार ये एक्सपायरी हो गया, इफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज हैपेंड बट विद इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लिखा है, within unspecified मतलब after specified, the event shall be considered to become impossible and this such contract becomes void and cannot be enforced by you। हाँ सर समझ में, सर एक एग्जांपल दे दो ना, लो ना एग्जांपल। A agrees to pay B a sum of money if B marries C, okay, but actual में क्या हो गया, C marries D, हैपनिंग है ना। तो अब यहाँ पे देखो, A ने B को बोला मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख मैं अपने से लिख रहा हूँ, अगर आप सी से शादी कर दो, तो हैपनिंग है। ओके, वेदर मैरिज ऑफ बी टू सी इज नाउ टू बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, अगर अब बताओ सी अगर डी से शादी कर लेता है, सी अगर क्या करता है, डी से शादी कर लेता है, क्या ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, यस इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे अभी फिक्स टाइम नहीं दिया, मैंने बोला चलो विद इन 6 मंथ्स ले लेते हैं। मैरिज
मैरिड विद इन 6 मंथ्स, शादी करना है 6 महीने के अंदर, बट बी सी से शादी करता 6 महीने के अंदर, सी ने डी से कर लिया। अब बताओ विद इन 6 मंथ्स, इसने बोला था 6 महीने के अंदर कर लिया, अगर इसने 6 महीने के अंदर कर लिया शादी, अब क्या बी सी से 6 महीने के अंदर शादी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सपोज मान लो यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूँ जैन टू जून, जैन से लेके जून तक का ये 6 महीने का पीरियड था, इसने शादी कर ली मार्च में, बोलो जरा फटाफट से, क्या अब बी सी से विद इन अप टू जून शादी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो जो हैपनिंग था अब वो नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग कहां तक? इम्पॉसिबल था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा मान लो ऐसा होता, बी सी से शादी करने के लिए बोला, तो ए ने बी को 1 लाख रुपए देने के लिए बोला 6 महीने के अंदर, पर बी ने सी से शादी 6 महीने तक नहीं की। क्या बोला मैंने? बी ने सी से शादी 6 महीने तक नहीं की। कहने का मतलब क्या बोला था? शादी होनी चाहिए 6 महीने तक, 6 महीने आपने बिता भी दिया, बी ने सी से शादी नहीं की, तो आप बोला क्या होगा फटाफट से? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइड हो जाएगा। यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी तक आने की जरूरत नहीं है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम दैट इज सफिशिएंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइड। समझ में आ गया? तो अगर फिक्स्ड टाइम है तो एक बार ये फिक्स्ड टाइम एक्सपायर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वाइड। इम्पॉसिबिलिटी तक जाने की जरूरत नहीं होगी। देखो लिखा है इफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज हैपेंड विद इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम, राइट? विद इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? इम्पॉसिबल। एंड इन दैट केस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, है ना? तो एक बार ये 6 महीना बीत गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइड हो जाएगा। अच्छा 6 महीने के अंदर शादी कर ली तो फिर ए बी से पैसा ले सकता है, सिंपल। तो सेक्शन नंबर 32 एंड 34 में सिर्फ क्या किसका फर्क है दोस्तों? 6 महीने का, बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर? यस। अब देखो क्या होगा, इसमें एक चीज और बढ़िया है, वेदर मैरिज ऑफ बी टू सी इज नाउ टू बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अगर मान लो ये बोल रहा है, समझिएगा, 6 महीने का टाइम दिया गया था, बी ने सी से शादी कर लिया, शादी नहीं कर पाए, और सी ने डी से कर लिया उसी बीच मार्च में, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होएगा। कब तक? जब तक 6 महीना बीत नहीं जाता। क्या पता सी ने डी से शादी किया मार्च में और डी मर गया अप्रैल में, डी मर गया अप्रैल में, और मई में जो है अगेन बी ने सी से शादी कर ली। क्या अब ये ऐसे 1 लाख रुपए ले सकता है? हाँ अब ले सकता है, क्योंकि फिक्स्ड टाइम कितना था दोस्तों? 6 मंथ्स का। बीच में क्या हुआ मुझे लेना देना नहीं, 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर वो 6 महीने के गुजरने के पहले भी अगर कोर्ट पे जाता है, एंड इफ देयर इज चांसेस कि भाई हाँ हो सकता है, कुछ भी अभी हो सकता है, राइट? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कोर्ट भी बोलेगा भाई 6 महीना बीत जा रहे तो इसके बाद देखते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड दैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी, but as per section 34 it is treated as only impossible and hence become what? Void। यहाँ पे क्या बोला है? नॉर्मली हो सकता था, बट यहाँ पे सेक्शन 34 स्पेसिफिकली बोला है कि एक बार शादी हो गई तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? वाइड। एंड वंस इट इज डिक्लेयर्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, thereafter yes the contract cannot be enforceable in the court of law। clear or not clear? yes। next point, अमिताभ कॉन्ट्रैक्टर ऐश्वर्या टू पे ₹1 crore इफ शी मैरिड विद ऋतिक विद इन 2 years। अब आ गया यहाँ पे विद इन 2 years, बोले ठीक है। हेलो, ऋतिक मजे ले लिया, ऋतिक ने जैकलिन से शादी कर ली विद इन दैट 2 years। अब बताओ जरा फटाफट से, मैरिज एनी टाइम विद इन 2 years इज ए स्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 34, राइट? यस। बट इसने चूंकि इससे शादी कर ली, क्या ऐश्वर्या अब ऋतिक से शादी कर सकती है? लिटरली पॉसिबल? क्या लिटरली नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया था? इफ शी मैरिड, मतलब हैपनिंग वाला, नॉट हैपनिंग वाला नहीं था, हैपनिंग वाला। बट अब ये चूंकि क्या हो गया? इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि ऋतिक ने ऑलरेडी जैकलिन से शादी कर ली है। तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्टिजेंट तो रहेगा, बट देयर आफ्टर क्या हो जाएगा? एक बार शादी कर लेने के बाद क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। हेंस इट कैन बी इन्फोर्स्ड एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज इफ अमिताभ रिफ्यूज टू मेक पेमेंट टू ऐश्वर्या। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ऐश्वर्या ऋतिक से शादी कर लेती विद इन दीज 2 years,
तो फिर अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ रुपए इसको ऐश्वर्या राय को देना था। बट अगर ऋतिक ने जैकलीन से शादी कर ली है, क्लियर, तो फिर ऐश्वर्या का प्रैक्टिकली ऋतिक से शादी करना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। तो मैरिज एनी टाइम आफ्टर डेथ ऑफ जैकलीन इज अनस्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 34। हाँ, अब जैकलीन मर जाती है, इसके बाद ये फिर से फ्री हो गया, अब ऐश्वर्या शादी कर लेती है, यस, तो इट इज अ अनस्पेसिफाइड टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 34। तो अगर विद इन द, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनस्पेसिफाइड टाइम है, तो हेंस डीम्ड इम्पॉसिबल फॉर ऐश्वर्या टू मैरी विद ऋतिक, दस वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो मैरिज एनी टाइम आफ्टर डेथ ऑफ जैकलीन इज अ अनस्पेसिफाइड टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्पेसिफाइड टाइम। मतलब विद इन 2 ईयर्स था ना, 2 ईयर्स के अंदर अंदर क्या किया, ऋतिक ने किससे शादी कर ली, जैकलीन से। अब मान लो इसने मान लो 6 महीने में ही कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट से 6 महीने में, अभी भी डेढ़ साल बाकी था, तो ये 2 ईयर्स को एक्सपायर होने में, पर 1 साल के अंदर अंदर जो है जैकलीन मर गई, सपोज मान लो 1 जनवरी 2021, तो एक्सपायरी कब होता है दोस्तों, 31 दिसंबर 2023। इसने शादी कर ली मान लो 1 जुलाई 2021 को, ये मर गई 31 दिसंबर 2021 को, डाइड। अभी बोलते हैं मैरिज एनी टाइम आफ्टर डेथ ऑफ जैकलीन इज अनस्पेसिफाइड। तो अब ये जो 1 साल बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, 1 जनवरी 22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक, अगर ये ऐश्वर्या अब शादी भी करती है ऋतिक से, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर अनस्पेसिफाइड टाइम। तो ये स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों, यस। Yes, hence it can never be enforced at any time after ऋतिक married with जैकलीन। तो एक बार ऋतिक ने अगर जैकलीन से शादी कर ली, तो भले उसके बाद अपने पास रिमेनिंग पीरियड बचा हो कॉन्ट्रैक्ट वाले टाइम के हिसाब से, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक बार ऋतिक ने शादी कर ली, करेक्ट। तो उसका जो डेथ है किसका, जैकलीन का, वो अभी श्योरिटी में नहीं है, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अनस्पेसिफाइड टाइम तक हम जिंदा नहीं रख सकते हैं। द मोमेंट ऋतिक गेट मैरिड विद Jacqueline, right, that moment contract gets dissolved. Clear or not clear, yes. So thereafter enforceability not possible. Now इसके बाद आता है दोस्तों, contingent contract was made with subject to, क्या लिखा, non happening of specified uncertain event within fixed time। तो ये बोलता है कि नॉन हैपनिंग, 6 महीने तक ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर अगर हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो जाएगा। आई बात समझ, यस, नॉन हैपनिंग था, तो अगर विद इन 6 मंथ्स हैपनिंग हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। बट अगर आपने वो 6 महीने तक मेंटेन कर लिया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, तो फिर यस डेफिनेटली यू हैव राइट टू व्हाट, क्लेम दैट मच अमाउंट व्हिच वाज प्रोमिस्ड बाय प्रोमिसर। Clear? And if promisor refused to pay that much amount, then you can sue him before the court of law. This is what called as section number 35. I hope I am clear or not clear दोस्तों, yes। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, इसको कवर कर रहा हूँ। अमिताभ कॉन्ट्रैक्टेड विद गुलशन टू पे ₹1 करोड़ इफ शिप शुड नॉट बी बर्न्ड। इस बार ये बोल रहा है आग नहीं लगनी चाहिए शिप में, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि वो आ जाना चाहिए, यस नो, इंडिया में आ जाना चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर। बेटा इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है। सेक्शन नंबर कौन सा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, 35। When it can be enforced by Gulshan if Amitabh refuse to make payment। कब तक में, इंपॉर्टेंट वर्ड when, राइट। ये नहीं पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, इसने पूछ लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कब होगा, when। केस 1 मुंबई सिडनी, अब यहां से शिप चला, ये आ गया, क्या बोल रहा है, आ गया। इफ रीच्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आ गया, कैन इट बी इन्फोर्स्ड, यस, क्योंकि यह बोला था भैया शुड नॉट बी बर्न्ड, नहीं बर्न होना चाहिए, तो नहीं हुआ, और 1 साल के अंदर अंदर आ गया, बोलो जरा फटाफट से, यस इन्फोर्सेबल। अगर अमिताभ बच्चन पेमेंट नहीं करेगा तो वो सू कर सकते। इफ रीच्ड आफ्टर 1 ईयर, कैन इट बी इन्फोर्स्ड आफ्टर 1 ईयर, नो, बिकॉज इट बिकम्स वाइड। पिक्चर क्लियर हो गया। केस नंबर 2 मुंबई इंडिया, ओके, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये देखो गाड़ी चली, रुक गया, डूब गया इस बार। अब बोलो जरा वाइड या वैलिड, कैन इट बी इन्फोर्स्ड एट और आफ्टर इट गेट्स सन्क, यस, नो,
अरे एक मिनट क्या बोल रहा है, बर्न नहीं होना चाहिए बोला था और बर्न हो गया तो क्या हो गया, वाइड हो गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इनफोर्स सिर्फ यहीं पे होगा जब विद इन 1 ईयर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा दोस्तों। हैपनिंग मतलब हैपनिंग और एक नॉन हैपनिंग, एंड हैपनिंग विद स्पेसिफाइड पीरियड एंड नॉन हैपनिंग विद स्पेसिफाइड पीरियड, और इसका उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाइड। हैपनिंग के केस में अगर नॉन हैपनिंग हो गया एक्चुअल में तो वाइड, नॉन हैपनिंग के केस में हैपनिंग हो गया तो वाइड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये अगर बोल दिया क्या, सेक्शन नंबर 30, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोल रहा है, ए एग्रीज टू पे बी, बोला मैं 1 लाख रुपए तुमको दूंगा अगर सन राइजेस इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब पागल है क्या, पश्चिम से कभी सूरज निकलता है कि नहीं निकलता साहब, डूबता है, इसलिए ये एग्रीमेंट ही वाइड रहेगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वाइड एग्रीमेंट, क्योंकि जो इम्पॉसिबिलिटी है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट है। आई होप आई एम क्लियर? यस, आप इम्पॉसिबल एक्ट की बात कर रहे हो दोस्तों, मैं इम्पॉसिबल इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे इम्पॉसिबल एक्ट की बात कर रहा हूं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो इम्पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल एक्ट बोलोगे, सॉरी इम्पॉसिबल एक्ट बोलोगे, इम्पॉसिबल एक्ट बोलोगे और इम्पॉसिबल इवेंट, ये दोनों चीजें कवर है यहाँ पे। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो सेक्शन नंबर 36 में कवर है और इम्पॉसिबल जो एक्ट है वो 56 में कवर है। दोनों में डिफरेंस क्या बता देता हूं। अगर आपने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जाओ चांद को जमीन पे लेके आओ, तो दिस इज समथिंग एक्ट, वो कर रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है कि जाके करो, तो इम्पॉसिबल एक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 56। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, इन द वेस्ट नहीं है, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, राइट। तो सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो अब यहाँ पे वो करने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इवेंट ऐसा होने वाला है देखो, तो ये इवेंट हो गया। आई होप आई एम क्लियर? यस, इवेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 36 एंड एक्ट इज कवर्ड अंडर 56। आई होप आई एम क्लियर? यस, तो ये रहे आपके 4 सेक्शंस, सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, 34, 35, राइट, ये वैलिड होंगे। बट वाइड कब होगा, जब ये हैपनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन हैपनिंग हो जाएगा, तो वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉन हैपनिंग क्या हो जाएगा, हैपनिंग, तो क्या हो जाएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये हैपनिंग क्या हो जाएगा, विद इन फिक्स्ड पीरियड ना, यस, तो हैपनिंग विद इन फिक्स्ड पीरियड है तो वैलिड है। बट अगर हैपनिंग आफ्टर है और नॉन हैपनिंग है, राइट, तो ये क्या, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम नॉन हैपनिंग दिया था तो हैपनिंग हो यस और नो, यस, और नॉन हैपनिंग आफ्टर एक्सपायरी, यस और नो, यस, हैपनिंग हो जाए, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम था, 6 महीने तक नहीं होना चाहिए, अभी बोलते हैं 6 महीने के अंदर अंदर हो गया तो वाइड हो जाएगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर ना, यस, तो हैपनिंग बिफोर एक्सपायरी, राइट, इस केस में क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस, और इस केस में क्या रहेगा दोस्तों, वाइड एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर? यस, तो enforcement is possible subject to what some rules specified from section number 32 to 35, 36 जो है हमेशा wide agreement रहेगा। enforcement is not possible under section 36। तो contingent contract कितने तरीके के हो सकते हैं, एक तो हैपनिंग वाला, एक नॉन हैपनिंग वाला, एक हैपनिंग के साथ विद इन फिक्स टाइम और एक नॉन हैपनिंग के साथ विद इन फिक्स टाइम, और एक इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट तो कभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वाइड एब इनिशियो, वाइड एग्रीमेंट है, क्लियर, इसलिए उसको माइनस किया गया। आई होप आई एम क्लियर? यस, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से होगा दोस्तों, एक हैपनिंग, एक नॉन हैपनिंग, एक हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम एंड एक नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार पढ़ लेना,
नॉर्मली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको अभी बता दिया, वैगरिंग मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये स्लाइड आ गया थैंक यू वाला। तो यहाँ पे थैंक यू है सभी को, और मैं रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो दोज हु आर वाचिंग माय लेक्चर्स, राइट। एंड मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है समझ में आ रहा होगा। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लाइव चैट ओपन कर दो। तो दोस्तों जो रिकॉर्डिंग सेशन में आई थिंक लाइव चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड एक्टिवेट दिस ऑप्शन एज वेल, राइट। मुझे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इंटरेक्शन करने में अच्छा लगेगा आप सभी के साथ, बट चूंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आई थिंक जो है लाइव इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट जो है टीम के साथ डिस्कस करने के बाद, राइट, एक शेड्यूल बनाने के बाद अगर दोस्तों पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं आप सबके साथ लाइव रूबरू आपके पास आपके साथ होऊंगा, राइट। आपकी बातें सुनूंगा, समझूंगा, डाउट को समझूंगा, हो सकेगा जहां तक आपके डाउट को क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। एग्जाम अभी आपका मई में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई आप बढ़िया रखो दोस्तों, पढ़ाई में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। बाकी हर जगह गड़बड़ी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पढ़ाई में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो क्या बोलते हैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि एग्जाम के साथ साथ, राइट, आप अपनी सेहत पे भी ध्यान, उस पर भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, और यस मेरे को कमेंट कर देना दोस्तों कितने लोग चाहते हो अटेंड कर पाओगे मेरा लाइव सेशन। तो अगर मुझे आप लोगों की जो है प्रेजेंस अवेलेबिलिटी मिलती है, राइट, कि आप लोग टाइम निकाल पाते, बिकॉज आई नो दैट कि एग्ज़ाम अभी पास में है तो टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं भी फालतू की चीज़ें अवॉइड करना चाहता हूँ। टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत अपन गप्पे शप्पे कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है दोस्तों, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप टाइम अपना वेस्ट करो। बट यस, मैं एक चीज़ की प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप अभी हमारा ये सेशन अपना कंप्लीट हो रहा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद, राइट, हम एक जो है लाइव सेशन रख लेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन होगा। आप अपने सारे डाउट जो भी हैं वो आप लोगे, वो डाउट्स को अपन डिस्कस करेंगे। ये अपन एक काम कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर देना कितने लोग इंटरेस्टेड हो, राइट। तो फिर मैं एक प्लान बनाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा दोस्तों एक लाइव सेशन जो है ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।